हेलो एवरीबॉडी, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो कि चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लें या फिर आप सीबीएसई की तैयारी करें, बोर्ड्स की, दोनों में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं पहले आपको थ्योरी यानी कि वो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, फिर हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, राइट? दिस इज भावनापुरी एंड आई एम गोइंग टू टेक बायोलॉजी फॉर CUET 2022। बट आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता कौन से एजुकेटर कब लाइव आते हैं, किसने क्विज स्टार्ट की है, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट की है। तो बेटा पता चलेगा कैसे जब आप लोगों ने अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं किया? सो हाउ वुड यू बी अपडेटेड? भाई नहीं पता चलने वाला। अगर आपको सारी अपडेट्स टाइम से पहले चाहिए तो अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं, वो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हमें अनअकैडमी प्रोवाइड करता है और हमें सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहिए। सबसे पहले आपको डेली प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर मिलते हैं बेटा। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज हम आपके लिए कंडक्ट करवाते हैं, लाइव क्विज होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है वो भी हमने स्टार्ट की है, ताकि जो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो तो अपना काम करते रहे, MCQs वगैरह करवाते रहे, पर जो सब्जेक्टिव टाइप की टेस्ट सीरीज है वो उन बच्चों के लिए है जो कि CBSE यानी कि बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको खाली नहीं छोड़ने वाले हैं, हर तरीके से आपकी तैयारी में लगे हुए हैं, राइट? साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 16 अप्रैल से 22 तक आप लोगों को CBSE एंड CUET की तैयारी करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के साथ। यू विल बी गेटिंग फ्री क्लासेस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। तो ये मौका तो मिस करना बनता ही नहीं है ना? सो बी ऑन टाइम। चलिए, सो बच्चों, अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन आप परचेज करेंगे उसका जो प्राइस होने वाला है वो होगा 1833 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 1833 रुपीज पर मंथ आपका सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। लेकिन अगर आप रेफरल कोड यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एजुकेटर्स का, जैसे कि मैंने यहाँ पर गिवन है, मैंने दिया हुआ है नीचे, बायोफिलिक 10, भाई जब इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और 10% की छूट और पाइए। ठीक है ना? तो मौज ही मौज है आप लोगों के लिए, राइट? सो बिना समय बर्बाद कीजिए सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो, क्योंकि जो टॉपिक्स जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाएगा प्लस पर। अनअकैडमी पर आपको वो सभी क्लासेस के सभी टॉपिक्स के लेक्चर्स मिलने वाले हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। पता है क्या होता है? दो साइंटिस्ट थे जो पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात कर लो, है ना, मतलब लार्ज पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन में कोई भी एक जीन है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, मेंडल। मेंडल ने जब पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कैपिटल टी का यूज किया था, या फिर कैपिटल टी है ना। ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए उन्होंने स्मॉल टी का यूज किया था। सही बात है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक जीन उठा लूं, चलो मैं कैपिटल टी स्मॉल टी उठा लेती हूँ, जो कि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। सही बात है। यहाँ पर मैं कैपिटल टी को पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और स्मॉल टी को क्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट? तो जो हार्डी और विनबर्ग है, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बताया कि किसी भी एक पॉपुलेशन में जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी होती है, जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वो कांस्टेंट रहती है।
भाई वो बदलते ही नहीं। हार्डी विनबर्ग के हिसाब से जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, जो जीन फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन की, वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और इसका जो एक इक्वेशन इन्होंने बनाई थी बेटा, उसमें उन्होंने कैपिटल टी को रिप्रेजेंट किया था पी से, और स्मॉल टी को रिप्रेजेंट किया था क्यू से, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो जीन पूल होता है किसी भी पॉपुलेशन में, यानी कि टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स, भाई साहब ये हमेशा कांस्टेंट रहते। जीन पूल का मतलब क्या बताया इन्होंने, बोला किसी भी एक पॉपुलेशन में जो टोटल जीन्स है और जो उनके अलील्स हैं, दे रिमेन कांस्टेंट। इसी को उन्होंने नाम दिया था जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और इसका जो सम टोटल आता है बच्चों अलीलिक फ्रीक्वेंसी का, दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम p प्लस क्यू कर देंगे, अगर हम p प्लस क्यू करेंगे बच्चों, तो ये किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1। वो 1 के इक्वल आएगा, है ना। तो किसी भी पॉपुलेशन में जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो 1 के इक्वल आती है, दैट मीन्स द पॉपुलेशन इज इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो मान लीजिए p की वैल्यू 0.5 है और q की वैल्यू भी 0.5 है, सो द सम टोटल विल बी 1। एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अलील की बात होगी तो सीधा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 कर देना, है ना। लेकिन बेटा जीन्स तो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या किया, p प्लस क्यू का स्क्वायर कर दिया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दिया। अब जिसकी गणित बढ़िया है वो तो तुरंत समझ गए होंगे कि p प्लस क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आता है। चलो बता दो, कौन है वो होशियार बच्चे, कौन बच्चों, कौन है वो होशियार जो सही उत्तर देने वाला है, जो बताने वाला है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर किसके इक्वल है। कम ऑन, कमेंट सेक्शन में तो भैया उत्तर दे ही सकते हो, मैथ्स में पढ़ा था ना, इट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, है ना। तो बेटा जब हमने p स्क्वायर की बात की, p स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, ये कैपिटल ए या फिर कैपिटल टी की इक्वल है। ठीक है। जब हमने क्यू स्क्वायर की बात की तो बेटा ये किसके इक्वल होगा, स्मॉल ए या फिर स्मॉल टी, कोई भी जीन ले सकते हो आप, आपके ऊपर है। ठीक है। तो फिर जो 2pq बचेगा वो किसके इक्वल होगा, जल्दी से बता दो भाई। मैंने यहाँ पर लिखा है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, है ना, क्योंकि जो बाइनोमियल इक्वेशन बन के आती है वो तो यही होती है। हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। चलो भैया, हमारी गणित बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, हमें बहुत अच्छी गणित आती है ना। ठीक है। तो आपके हिसाब से कैपिटल ए पी स्क्वायर के इक्वल है, स्मॉल ए क्यू स्क्वायर के इक्वल है ना। तो बच्चों 2pq किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए। वो किसके इक्वल होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, द हेटेरोजाइगस कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो बच्चे पता है क्या सोचते हैं, कहते हैं यार जब कैपिटल ए पी स्क्वायर के बराबर है, स्मॉल ए क्यू स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब तो ये हुआ p a के बराबर है कैपिटल वाले, q स्मॉल a के बराबर है। तो आंसर भी क्या होना चाहिए, pq, है कि नहीं। लेकिन द करेक्ट आंसर इज 2pq।
क्योंकि बायनोमियल इक्वेशन के हिसाब से जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2pq रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बच्चों, चलो, तो हार्डी विनबर्ग दोनों साइंटिस्ट मिलकर पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने बोला किसी भी एक पॉपुलेशन में जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है, जो टोटल जीन्स और अलील्स होते हैं बेटा, उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, और जो सम टोटल होता है अलीलिक फ्रीक्वेंसी का वो 1 के इक्वल है। राइट, तो मान लीजिए 2 अलील्स है किसी पॉपुलेशन में, P और Q। ठीक है जी, तो अलील का जो सम है कितना बताया मैंने, 1 बताया, तो हम यहाँ पर बोलेंगे P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, लेकिन जब हम अलील की नहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन की बात करेंगे, तो क्योंकि हम जानते हैं जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो हम यहाँ पर कैपिटल ए रखेंगे, स्मॉल ए रखेंगे, या फिर कैपिटल ए स्मॉल। ठीक है, और मैंने आपको भी बताया ये किसके इक्वल होते हैं, तो याद रखोगे ना किसके इक्वल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं पहले आपको बाकी के टॉपिक्स पढ़ाऊंगी फिर मैं नेचुरल सिलेक्शन पढ़ाऊंगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर 1 के इक्वल है, दिस इज द बायनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम अलील्स के बारे में बात कर रहे थे तो सिर्फ p और q के रिस्पेक्ट में आंसर लिया, लेकिन जब हम जीन्स के बारे में बात करेंगे तो जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, बेटा वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हमने यहाँ पर इनका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 5 फैक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। 5 ऐसे फैक्टर्स बच्चों जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो सकता है, जिसकी वजह से अलीलिक फ्रीक्वेंसी या फिर जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑल्टर हो जाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। ठीक है, दूसरा फैक्टर होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा फैक्टर क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड फैक्टर होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। फोर्थ फैक्टर है म्यूटेशन एंड फिफ्थ वन इज नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो चलो क्यों ना सबसे पहले फैक्टर से शुरू कर देते हैं। ये जो जीन माइग्रेशन लिखा हुआ है या जो जीन फ्लो लिखा हुआ है ये क्या होता है भाई, किसी को पता है तो बता दो फटाफट से कमेंट्स में, अगर किसी को पता है जीन फ्लो क्या है। चलो लेट्स सी हु इज गोइंग टू टेल द करेक्ट आंसर। कम ऑन बच्चों, भाई ट्राई तो कर ही लिया करो, बेशक गलत हो क्या हो गया भाई, हम बैठे किस लिए यहाँ, हम बताएंगे सही उत्तर क्या है ना। चलो देखो, जब एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके दूसरे पॉपुलेशन में जाते हैं तो भैया पहली पॉपुलेशन की भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और दूसरी पॉपुलेशन की भी। क्यों, मान लो यहाँ पर पहले 100 पीपल थे और यहाँ पर भी 100 थे, भाई इस पॉपुलेशन में भी 100 लोग थे और इस पॉपुलेशन में भी, यहाँ से उठ के 30 लोग चले गए दूसरी पॉपुलेशन में, 30 people left from population A and they entered the second population, B वाली पॉपुलेशन में उनकी एंट्री हो गई, सही बात है। तो बेटा जब यहाँ पर इनिशियली 100 थे और 30 लोग ये जगह छोड़कर चले गए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स ऑल्टर तो होगी, बदलेगी, 70 लोग रह गए यहाँ पे, है कि नहीं। और जो बी वाली पॉपुलेशन थी यहाँ पर 130 लोग हो गए, 130 इंडिविजुअल्स, राइट। तो जब भी कोई माइग्रेशन होती है एक पॉपुलेशन से
दूसरी पॉपुलेशन तक, तो दोनों ही पॉपुलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है ऑल्टर हो जाती है। ठीक है, इस वाली पॉपुलेशन में न्यू जीन्स की या न्यू अलील्स की एडिशन हुई है, जबकि इस वाली पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गए कुछ जीन्स। करेक्ट। और अगर ये जीन फ्लो, अगर ये जीन माइग्रेशन बार बार चलता रहे, अगर ये जीन माइग्रेशन बार बार चलेगा, मल्टीपल टाइम्स होगा, तो हम इसको बोलेंगे जीन फ्लो। ठीक है, जल्दी से बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन जीन माइग्रेशन अकर्स मल्टीपल टाइम्स? बता दो। व्हाट हैपेंस व्हेन जीन माइग्रेशन अकर्स मल्टीपल टाइम्स? जीन फ्लो हैपेंस। और क्या होता है? जीन फ्लो होता है। सही बात है ना? आगे देखिए बच्चों, बोला जा रहा है अगर कोई भी चेंज किसी पॉपुलेशन में आ रहा है रैंडमली, भाई अचानक से, सडनली, बाय चांस, पता ही नहीं था हमें तो ऐसा कुछ होने वाला है। समझ रहे हो? अगर सडन चेंजेस आते हैं किसी पॉपुलेशन में, तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, एंड दिस ऑलवेज अकर्स इन स्मॉलर पॉपुलेशन। ये हमेशा कौन सी पॉपुलेशन में होता है बच्चों? स्मॉलर पॉपुलेशन में होता है। ये मैं लिख देती हूँ, वरना आप लोग गलत कर देंगे जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। कौन सी पॉपुलेशन में होता है? स्मॉलर पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सडन चेंजेस आते हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर, और कई बार जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो इतनी डिफरेंट हो जाती है कि न्यू सैंपल की फॉर्मेशन हो जाती है, कि एक नया सैंपल बन जाएगा, और वो भी एक डिफरेंट स्पीशी में। किसमें बदल जाएगा? एक डिफरेंट स्पीशीज। राइट? तो आप याद रखेंगे, रैंडम चेंजेस आ रहे हैं या सडन चेंजेस आ रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। इसमें अलीलिक फ्रीक्वेंसी कई बार इस हद तक बदल जाती है कि एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होती है बच्चों, इट बिकम्स फाउंडर्स, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। ठीक है, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। करेक्ट। अब पूछो, यहाँ तक कुछ चीज ना समझ आई हो तो? हमने यहाँ पर कुछ फैक्टर्स पढ़े जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना? कौन सा फैक्टर पढ़ा उसमें हमने अभी? एक तो जीन फ्लो पढ़ा था, दूसरा पढ़ा है जेनेटिक, है ना? तीसरा जो फैक्टर होता है बच्चों वो है म्यूटेशन। भाई म्यूटेशन का मतलब क्या है? कितने लोग हैं जिनको पता है व्हाट इज म्यूटेशन? चलो, होता क्या है म्यूटेशन? कम ऑन। म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जिसके रिजल्ट में फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। भैया अगर किसी व्यक्ति के डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं, उसका क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, उसका सीक्वेंस बदल रहा है, सो इट विल डेफिनेटली लीड इनटू द चेंजेस इन द फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो आप याद रखिए कि इसी प्रोसेस को, जिसमें किसी व्यक्ति का डीएनए ऑल्टर हो रहा है और अल्टीमेटली उसका फिनोटाइप बदल रहा है, इसी को कहा जाता है म्यूटेशन। और अगर किसी पॉपुलेशन में म्यूटेशन आएगी, सो ऑब्वियसली इवोल्यूशन तो होगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा ही। ठीक है, लेकिन जो रैंडम मेटिंग होती है ना बच्चों, ये फेवर करती है हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को। जो रैंडम मेटिंग होती है ये फेवर करती है हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम। लेट मी राइट इट हियर, रैंडम मेटिंग। ठीक है, क्या कर रही थी ये? फेवर करती है हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम। ये फेवर करती है बच्चों हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम।
सही बात है, इट फेवर्स हार्डी विंडबर्ग का इक्विलिब्रियम, राइट। चलो भाई, तो म्यूटेशन हो गया, जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, एक बचा है नेचुरल सिलेक्शन, और एक और कोई बचा है जिसको आप कहते हो रिकॉम्बिनेशन। तो बेटा रिकॉम्बिनेशन कब आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में आती है, वेरिएशंस आती है ना। तो जो रिकॉम्बिनेशन है और जो म्यूटेशन है, ये दोनों ही वेरिएशंस लाती हैं और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन करवाने के लिए। तो बेटा ये दोनों ही अफेक्ट करेंगी हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को। किसको अफेक्ट करेंगी? हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम। सही बात है, समझ आया ना। चलो अब पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन। लिखा हुआ है कि जो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उससे हमें पता चला कि जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन है ना, उसकी बेसिस पर न्यू फिनोटाइप ऑब्जर्व हो जाते हैं। मान लो अगर मैं डार्विन की बात करें, चार्ल्स डार्विन, जिनको फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं, अगर हम उनकी थ्योरी पर, उनके कंसेप्ट पर चले, तो उन्होंने बोला था भैया नेचुरल सिलेक्शन है, भैया वेरिएशंस है, भैया यही है बेसिस इवोल्यूशन का। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन के हिसाब से जो सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन है, जो फिटनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। यानी कि अगर किसी भी एक पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, बेटर सरवाइव कर रहे हैं उस पॉपुलेशन में और लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भैया नेचर उसी पॉपुलेशन को फेवर करेगा, नेचर उसी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, सो डार्विन के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस, ऐसी वेरिएशन जो नेक्स्ट जनरेशन तक जा सकती हैं, enabling better survival, are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशंस आती हैं बच्चों में, इंडिविजुअल्स में या प्रोजेनी में, जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाती हैं उनको, और वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन या प्रोजेनी को रिलीज कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, चलो देखो लिखा म्यूटेशन या वेरिएशन गैमेटोजेनेसिस के दौरान आती है, जिस समय गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, या जेनेटिक ड्रिफ्ट या जो जीन फ्लो है, ये सभी वो फैक्टर्स हैं बच्चों जो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, अलील्स की भी और जीन्स की। ठीक है, अभी नेचुरल सिलेक्शन की डिफाइन तो आपको पता चल गई कि भैया ऐसे वेरिएशंस जो कि किसी इंडिविजुअल को इनेबल करती हैं रिप्रोड्यूस करने की और लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को बनाने की, उसी एबिलिटी को, उसी प्रोसेस को हमने बोला नेचुरल सिलेक्शन, राइट। लेकिन इसके कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, और वो कौन कौन से टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन के। सबसे पहला है स्टेबलाइजेशन, दूसरा है डायरेक्शनल, और तीसरा है डिसरप्शन। स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल एंड डिसरप्शन, है ना। तो मैं एक वर्ड आपको बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगी ग्राफ के थ्रू। यहाँ पर मीन कैरेक्टर को फेवर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अदर देन मीन वैल्यू को फेवर किया जाएगा, जो भी कैरेक्टर है वो कहाँ से एक्वायर करेगा? अदर देन मीन वैल्यू से। और यहाँ पर पेरिफेरल कैरेक्टर को फेवर करेगा। चलो इस ग्राफ को जब आप देखोगे तो बेटा यहाँ पर ये बताया हुआ है कि किसी भी एक पॉपुलेशन में जब नेचुरल सिलेक्शन प्रिवेलिंग होगा तो किस किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सो किसी भी पॉपुलेशन में जब नेचुरल सिलेक्शन एग्जिस्ट करता है तो बेटा वो 3 टाइप्स में, 3 तरीके से, 3 प्रकार से एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे पहला जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें पीक काफी ज्यादा नैरो है, पतली है और हाइयर है, पॉइंटेड है ना। सेकंड वाले में जो पीक है वो थोड़ी सी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, ब्लंट है। और थर्ड वाले में तो 2 पीक्स आपको नजर आ रही है कि नहीं। तो पहले वाले ग्राफ का यानी कि स्टेबलाइजेशन
जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो स्टेबल है, कब होता है वो स्टेबल? एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। मान लीजिए किसी भी पॉपुलेशन में 2 किलो के बच्चे पैदा हो गए, 3 किलो के और 4 किलो, ठीक है, 2 kgs, 3 kgs एंड 4 kgs, राइट। लेकिन अगर फेवर उन्हीं को किया जा रहा हो जो 3 किलो वाले बच्चे, जो मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ना तो 2 किलो वाले बच्चे सरवाइव कर पा रहे हैं, ना ही 4 किलो वाले बच्चे सरवाइव कर पा रहे हैं, तो सरवाइव कौन कर रहा है? 3 किलो वाले बच्चे। दैट मीन्स अगर किसी भी पॉपुलेशन में एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मीन कैरेक्टर, अगर उसको फेवर किया जाए, सो जो पॉपुलेशन होती है वो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी। बिल्कुल वैसे ही अगर सिर्फ 2 किलो वाले बच्चे ही सरवाइव करें, ना तो 3 किलो वाले और ना ही 4 किलो वाले, उसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन में मीन कैरेक्टर को फेवर नहीं कर रहे, अदर देन मीन वैल्यू को फेवर किया जा रहा है, वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। इसको कहते हैं डायरेक्शनल। क्या कहते हैं भाई? डायरेक्शनल। ठीक है। एंड द थर्ड टाइप, इसको डिसरप्टिव बोला था बच्चों, उसमें तो मीन वैल्यू का कोई रोल ही नहीं है, उसमें पेरिफेरल कैरेक्टर्स को फेवर किया जा रहा है, यानी कि 2 किलो वाले बच्चे भी सरवाइव करेंगे, 4 किलो वाले बच्चे भी सरवाइव करेंगे, 3 किलो वाले नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये जो पॉपुलेशन है बेटा वो डिसरप्टिव है। ये कैसी थी? स्टेबलाइजिंग। और ये वाली डायरेक्शन। करेक्ट? आया कुछ समझ? अगर आ चुका है तो वो तो क्वेश्चंस के आंसर देने पर ही पता चलेगा, है ना। तो देखें जरा किस किस को टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका है। वो मैं आपको क्वेश्चंस जब आप आंसर करोगे तभी बता पाऊंगी कितने बच्चे हैं जिनको अच्छे से समझ आ चुका है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खुशखबरी है, या एक ऑफर आप लोगों के लिए है अनअकैडमी की तरफ से। वो क्या है? पहली बात तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर एक यानी कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। और शायद आपको नहीं पता, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जब आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस अनअकैडमी पर अपलोडेड है, you have the access, right? You have the access to watch any of the videos. आप वो सारी वीडियोस के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। आप यहाँ पर जो क्विज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते जो हम वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। You will get to know how much have you improved during this particular period of time. ठीक है। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए आप एक रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा। वही कोड जो मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज बायोफिलिक 10। ओके। तो बेटा 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है। जस्ट गो फॉर इट, राइट। और CUET के लिए तो सबसे बढ़िया बात यह है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं। अनअकैडमी पर आपको सब्जेक्ट जो भी हो, PCMB, इंग्लिश हो या पार्ट ए के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है या जनरल साइंस, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। सो पार्ट ए के एजुकेटर्स आपके सामने हैं, पार्ट बी के एजुकेटर्स भी फॉर साइंस स्ट्रीम एंड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम 2। ये सभी एजुकेटर्स आप लोगों के एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए तैयार बैठे। देरी है तो बस आपके सब्सक्रिप्शन परचेज करने की। सो अनअकैडमी पर एक कॉम्बो ऑफर भी आप लोगों के लिए है बच्चों, जिसमें आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के सब्सक्रिप्शन को एक साथ परचेज कर सकते हैं। ठीक है। फायदा बताए क्या है? एक तो आपको अनलिमिटेड यहाँ पर जो लेक्चर्स है वो मिलने वाले हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे, फ्री एक्सटेंशन मिलेगा CUET के एग्जाम्स, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये लेक्चर्स आपको यहाँ पर फ्री में अवेल हम करवाएंगे। ठीक है। और हर हफ्ते जो टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं बच्चों, 2 घंटे का टेस्ट होता है, आप लोग यहाँ पर कंप्लीटली फ्री अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, राइट।
अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस पूछेंगे तो किस टाइप के, है ना। तो देखो, बोल रहे हैं कि किसी पॉपुलेशन में स्मॉल ए 30% ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप को शो कर रहा है। तो स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है, अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, है ना। एक बात सोचो, आपको गिवन क्या है, आपको स्मॉल ए गिवन है जो कि है 36%, जो कि कितना है बच्चों 36%। तो बेटा परसेंट का मतलब मैं यहाँ पर 36/100 रख सकती हूँ, 36/100 रख सकती हूँ, है ना भाई। तो जब ए स्क्वायर की वैल्यू 36/100 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 36/100 है, अपॉन 100, है ना। तो भैया ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, स्मॉल ए की वैल्यू 6/10 कितनी हो जाएगी, 6/10। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर, से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6/10 यानी कि 0.6। और जब बच्चों आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 60%। परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है ना भाई। तो आंसर कितना आ गया, 60%। बताओ, कोई क्वेश्चन था ये इतना आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे वाह, सेम सेम है ये तो। इन्होंने बोला है किसी भी एक पॉपुलेशन में 360 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कैपिटल ए है ना, और हमें अलील कैपिटल ए की अलीलिक फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखो सेम चीज है बेटा, कैपिटल ए से मेरा मतलब है कैपिटल ए का स्क्वायर, कितना है 360/1000, 360 है कितने में से, 1000 में से, 1000 में से, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर किसके बराबर, 36/100 के बराबर है ना। तो इसका मतलब है मैं इसको 6/10 का स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, जैसे पहले किया था, बिल्कुल उसी की तरह बेटा, सेम उसकी तरह। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल ए की वैल्यू आ गई 0.6। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान प्रश्न है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो एक बार। आपको कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.4, यानी कि पी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4, और बेटा पी प्लस क्यू किसके बराबर थे, 1 के बराबर थे, है ना। तो जब पी की वैल्यू 0.4 दी हुई है तो क्यू की कितनी होगी, 0.6, इट विल बी 0.6, ठीक है। तो बेटा जब यहाँ पर कैपिटल ए की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये पी स्क्वायर के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। जब स्मॉल ए की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये क्यू स्क्वायर के इक्वल है, किसके इक्वल है, क्यू स्क्वायर। तो बच्चों जब हम हेट्रोजाइगस की बात करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 2pq, किसके इक्वल होता है 2pq के, सही बात है। तो कैपिटल ए की वैल्यू 0.4 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 0.16, क्यू की वैल्यू 0.6 है तो स्मॉल ए का स्क्वायर हो जाएगा 0.36, ये तो सही बात है। लेकिन 2pq की वैल्यू कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.6, तो आ जाएगा 0.48। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, जल्दी या धीरे हो रहा है तो बता देना मुझे, ठीक है ना। चलिए ट्राई दिस वन। ये जो हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम है, जो इक्वेशन है, इसमें p प्लस क्यू का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर की इक्वल है ना। बेटा ये p स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज p स्क्वायर रिप्रेजेंट, बताइए, बताओ। कैपिटल यानी कि डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को, वो भी होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, बेटा होमोजाइगस, कैपिटल ए को, इट रिप्रेजेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है जी। चल इन्होंने बोला कि एक पॉपुलेशन में
25 इंडिविजुअल्स हैं जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो ऐसे कितने इंडिविजुअल्स होंगे जो कि होमोजाइगस रिसेसिव होंगे? सही बात है। चलो आप लोग भी ट्राई करो, मैं बताती हूँ। बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब कैपिटल ए 25 के बराबर है ना? तो ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो अगर ए 5 है तो स्मॉल ए भी तो 5 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि p प्लस क्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, है ना? तो यहाँ पर अगर ये 0.5, अगर आप इसका 100 भी डिवाइड करोगे, तो क्योंकि 25 आउट ऑफ 100 आपको यहाँ पर लेना है, तो जितनी ए की वैल्यू है उतनी ही स्मॉल ए की वैल्यू होगी। सो आंसर भी यहाँ पर सेम होगा। जितने होमोजाइगस डोमिनेंट है उतने ही होमोजाइगस रिसेसिव। जितने होमोजाइगस डोमिनेंट है उतने ही रिसेसिव। जब भी कभी हमें पॉपुलेशन में नहीं दिया हुआ कि कितने लोग हैं टोटल, तो आप इसको 100 कंसिडर कर सकते हो। तो 25/100 आप रखोगे तो 5/10 आएगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा। तो बेटा अगर कैपिटल ए यानी कि p 0.5 है तो q भी तो 0.5 होगा, है ना? तो यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? q का स्क्वायर, तो यानी कि 25। ठीक है जी। This condition is essential for a population to be in Hardy-Weinberg equilibrium. अगर एक पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है तो कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत है, कौन कौन से कंडीशन की जरूरत है, बताइए। कम ऑन। रैंडम मेटिंग, हाँ भैया रैंडम मेटिंग तो फेवर करती है हार्डी-विनबर्ग को, तो हमने पढ़ा था। नो म्यूटेशन, सही बात है। लार्ज पॉपुलेशन, सही, क्योंकि अगर म्यूटेशन हो गई तो भी हार्डी-विनबर्ग इफेक्ट हो जाएगा, और अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। राइट। चलिए, कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है हार्डी-विनबर्ग लॉ को, बताइए। कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है हार्डी-विनबर्ग लॉ को? कम ऑन। पहला है इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एक्सपेक्टेड अलील्स। ना। इन लार्ज पॉपुलेशन डोमिनेंट अलील्स बिकम मोर प्रिवेलेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी पीछे हमने देखा था तो स्मॉलर पॉपुलेशन थी, सॉरी लार्ज पॉपुलेशन में रिसेसिव भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना? फिर कह रहे हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है लार्ज पॉपुलेशन में, कांस्टेंट भी तो रह सकती है। फिर बोला जा रहा है मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इन लार्ज पॉपुलेशन डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्युटली करेक्ट। रैंडम मेटिंग अगर हो रही है तो वो चेंज थोड़ी करेगी हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को, है ना? वो तो फेवर करती है। चलिए बेटा, इनमें से कौन सी ट्रू होती है हार्डी-विनबर्ग के बारे में, बताओ। कौन सी इक्वेशन है, कौन सा ऑप्शन है जो हार्डी-विनबर्ग को फेवर कर रहा है? रैंडम मेटिंग, तो ऑप्शन सी, मेटिंग इज रैंडम। ठीक है। चलो, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ। हार्डी-विनबर्ग इनमें से किसकी एब्सेंस में ही होगा, बताओ। किसकी एब्सेंस में होगा? इन तीनों की। राइट, ऑल ऑफ दीज। चलो एक और क्वेश्चन आ गया। हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन में जो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? कुछ बच्चे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी और कुछ करेंगे सी, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 2pq। ठीक है बच्चों, ये बताओ, अगर यहाँ पर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.4 दी हुई है, ठीक है, तो आप बताइए कैपिटल बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, और हेट्रोजाइगस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी? कौन बच्चों, कैपिटल बी की कितनी होगी और हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? क्या लगता है? देख लो उधर, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। अगर p की वैल्यू इन्होंने 0.4 दे रखी है ना भाई, तो फिर दूसरे वाले की वैल्यू कितनी होगी? 0.6। और हेट्रोजाइगस मतलब 2pq की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0.4।
4, 8। क्लियर हो गया? चलो, Hardy-Weinberg equilibrium can be disrupted by presence of all except। एक को छोड़कर अगर बाकी हुए किसी पॉपुलेशन में तो हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाए। बताओ ऐसा कौन है जो हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता? कम ऑन, ये तो देखते ही पता चल गया होगा। कम ऑन बच्चों, दैट इज रैंडम मेटिंग, क्योंकि ये फेवर करती है हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम, है ना भाई? चलो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हार्डी-विनबर्ग के लिए इनएक्यूरेट है? इनएक्यूरेट है, बताओ, गलत है। इनएक्यूरेट मतलब कौन सी चीज है जो हार्डी-विनबर्ग में नहीं होती लेकिन इन्होंने लिख रखी है? बता दो। कम ऑन बेटा, नेचुरल सिलेक्शन इज प्रेजेंट, ये तो नहीं होता। अगर नेचुरल सिलेक्शन होगी तो हार्डी-विनबर्ग अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से वो कौन कौन से करंट बैचेस हैं जो CUET के लिए ऑलरेडी चल रहे हैं। अच्छा, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए जो बैचेस चल रहे हैं वो यहाँ पर है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कौन कौन से एजुकेटर्स हैं, कब कब उनकी क्लासेस होती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप CUET के लिए जो अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अप टू डेट रहे। ठीक है, स्पेशल क्लास यानी कि फ्री क्लासेस हम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, काफी समय से चल रही है। इन केस आपको नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ, आप कंप्लीटली फ्री इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, PYQs और थ्योरी क्लासेस भी लेते हैं ताकि आप इम्प्रूव कर सके अपनी परफॉर्मेंस। ठीक है जी, अनअकैडमी पर जो फ्री क्लासेस है उसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो डेफिनेटली टेम्पटिंग है। आप यहाँ पर पोल के थ्रू अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। कोई डाउट अगर आपको होता है तो क्वेश्चन टैब का यूज कर सकते हो और लीडर बोर्ड के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। पिछली बार आपने 10 में से 4 ही क्वेश्चंस के आंसर दिए, आपकी रैंक चल रही थी 200, है ना? तो अब आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए हैं और आपकी रैंक कितनी चल रही है। इससे ना एंथुसियाज्म बढ़ता है, जोश बढ़ता है और हम एनकरेज होते हैं और ज्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिए। एंड ऑल्सो बग्स बॉन्टी की यहाँ पर बात हो रही है। अनअकैडमी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है सभी लर्नर्स को कि अगर आपको कभी लगता है कि अनअकैडमी पर कोई ऐसी वीडियो है जिसका कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आप हमें बता सकते हैं और जब आप हमें बताएंगे तो हम इनफैक्ट आपको प्राइज देंगे इस चीज के लिए। ठीक है, तो सारा डिस्क्रिप्शन आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको लगता है सो आप उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी चीजें आपको लगती है नहीं समझ में आई, कमेंट्स में लिख दिया करो, राइट? सो ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।